सास बहू चिकन वाली। एक गांव में पुष्पा और पल्लवी नाम के सास और बहू रहती थी। वो दोनों मिलकर मुर्गियों का व्यापार करती थी। पुष्पा मुर्गी काटती थी तो पल्लवी उन्हें बेचती थी। उन दोनों को देखकर लोग हैरान थे। अरे वाह, सास और बहू कैसे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बड़े प्यार के साथ रहते हैं। इन दोनों को कभी हमने ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा, कभी एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। अरे सास और बहू हों तो ऐसे हों। एक दिन पल्लवी पुष्पा से, माँ जी, आज 10 बजे को दुकान बंद करना पड़ेगा। आपको याद है ना, आज आपके बेटे का जन्मदिन है, हमें जाकर उन्हें खाना देना होगा। अरे बेटे, मैं तो भूल ही गई, मेरे बेटे का जन्मदिन तुमने याद रखा। मैं घर जाकर खीर बनाती हूँ, उसे मेरा हाथ का बनाया हुआ खीर बहुत पसंद है। तुम पूरी और चिकन बनाओ, उसे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ चिकन बहुत पसंद है। इस तरह पुष्पा और पल्लवी टिफिन बॉक्स लेकर सेंट्रल जेल पहुंचे। वहां कैदी के लिबास पहने हुए सुभाष से जा मिले। उन दोनों को देखकर सुभाष को बहुत गुस्सा आया। पुष्पा सुभाष से, अरे मुझे देखकर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है बेटा? आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाया है। पल्लवी ने तुम्हारे लिए चिकन करी और पूरियां बनाई है। क्या चिकन करी? अरे तुम दोनों के ये मुर्गी चोरी के चक्कर में तो मुझे जेल में डाल दिया इन लोगों ने। मैं आराम से फैक्ट्री में काम कर रहा था, आज तुम दोनों की वजह से मैं जेल में बैठा हूँ। अरे मैं तुम लोगों के वजह से 2 महीने बाहर और 6 महीने जेल के अंदर बैठा रहता हूँ। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम दोनों चोरी करते हो तो हमारी बदनामी होगी। इस चक्कर में तुम लोगों की चोरी मैं अपने सर लेकर जेल जाता हूँ। और तुम लोगों की ये हिम्मत कि तुम उन चोरी वाले मुर्गियों का चिकन बनाकर मुझे खिलाने लाते हो। अरे चिकन करी बनाने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? ये मुर्गी हमारा चुराया हुआ नहीं है, पैसे देकर खरीदा है। जानते हो, हमने मुर्गी चुराना बंद करके कई दिन हो गए हैं। चाहे तो आप माँ जी से पूछ लो। अरे मैं जानता हूँ तुम दोनों की मिली भगत है। यूं चोरी नहीं करेंगे करके कितने बार वादा कर चुके हो। मुझे यूं 5वीं बार जेल में डाला गया है। अब ज्यादा ना बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ दोनों। पुष्पा और पल्लवी के जाने के बाद सुभाष अपने सेल में बहुत परेशान बैठा था। सुभाष के साथ उसी सेल में रहने वाले गोपी सुभाष से, क्या हुआ भैया, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी आई थी, उन्हें देखकर खुश होने के बजाय इतने परेशान क्यों हो? वो जो खाना लाए थे वो भी तुमने नहीं खाया, बात क्या है? क्या बताऊं भैया, मैं यहाँ आया उन्हीं के वजह से। कहकर जो कुछ हुआ सब बताने के बाद उनकी ये हिम्मत कि वो चुराए हुए मुर्गी का चिकन बनाकर मुझे ही खिलाने लाए हैं। अब मैं उसे कैसे खाऊंगा? अरे चिंता ना करो भैया, मेरा भी यही हाल है। तुम्हारे घर वालों की इस चोरी की आदत को छुड़ाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। तुम और 10 दिनों में यहाँ से रिहा हो रहे हो ना, तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, तब तुम्हें दोबारा जेल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहकर 2 कैप्सूल सुभाष के हाथ में दिया, फिर उसे समझाया कि उसे क्या करना चाहिए। 10 दिनों बाद सुभाष अपने घर गया। पुष्पा और पल्लवी ने सुभाष की नजर उतारी। अरे ये नाटक वाटक छोड़ दो। इस बार अगर तुम दोनों ने चोरी की तो तुम दोनों को मारकर मैं हमेशा के लिए जेल चला जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी मेहरबानी से मुझे जेल की आदत तो पड़ ही चुकी है। धत, ऐसा क्यों करेंगे भला? अजी, हम बदल गए हैं, चाहे तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन सवेरे सवेरे पुष्पा और पल्लवी एक टोकरी लेकर मुर्गी चुराने गए। पल्लवी पुष्पा से, माँ जी, इस बार वो बहुत गुस्से में है, कुछ दिनों के लिए बंद कर दें? अब ये कल ही तो आए हैं घर। अरे उसे रहने दो, वो ऐसा ही है, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है। उसे अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। वो आने से पहले ही हमें अपना काम करना होगा। चलो चलो। पल्लवी एक घर के गेट के बाहर पहरा दे रही थी। पुष्पा मुर्गी चुराने अंदर गई। पुष्पा ने एक मुर्गी को पकड़ा, तभी उसके सारे बदन में बिजली का झटका लगा। हाय रे! कहकर उसने मुर्गी छोड़ दिया। इसी तरह
और 2-3 बार उसने मुर्गी पकड़ने की कोशिश की। हर बार उसे बिजली का झटका लगा। पुष्पा पल्लवी के पास दौड़ी दौड़ी आई। ये क्या माँ जी, खाली हाथ लौटे हो? अरे मुर्गियाँ कहाँ है? समझ में नहीं आता बेटा, जब भी मैं मुर्गी पकड़ती हूँ मुझे बिजली का झटका लगता है। बड़ा अजीब है। आप यही खड़े रहो माँ जी, मैं पकड़ कर लाती हूँ मुर्गियाँ। कहकर अंदर गई। जब पल्लवी ने मुर्गी पकड़ा तो उसे भी बिजली का झटका लगा। दोनों घर खाली हाथ लौटे। सुभाष उन दोनों से, अरे सास और बहू सवेरे सवेरे कहाँ जाकर आ रहे हो? अरे वो हम मुर्गी खरीदने बाजार गए थे। तुम मुर्गियाँ कहाँ हैं? खाली हाथ लौटे हो? यूं कुछ कहने ही वाली थी। अरे रहने दो, झूठ ना बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मुर्गी चुराने गए थे। रात को तुम दोनों जब सो रहे थे तो मैंने तुम दोनों के बदन में एक माइक्रोचिप रखा है। तुम दोनों जब भी चोरी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे बदन में बिजली का झटका लगेगा। तुम दोनों कहाँ हो? मुझे जब तक फोन में मैसेजेस आते हैं। अब से ये तुम्हारा तमाशा नहीं चलेगा। चोरी करना बंद करो। दोनों ने सिर झुका लिया। तब से दोनों में बदलाव आया और उन्होंने ईमानदारी से धंधा करना शुरू किया। सुभाष फैक्ट्री में काम करने लगा और उसे फिर दोबारा कभी जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आइसक्रीम वाला बना करोड़पति। एक गांव में मनीष नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने घर में ही कई किस्म के आइसक्रीम्स और कुल्फी बनाकर एक रेडी में उसे ले जाकर बेचता था। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब वो अपने रेडी के साथ स्कूल के बाहर खड़ा होता था। उस स्कूल के बच्चे सारे बड़े प्यार से उसके पास आकर आइसक्रीम और कुल्फी खाकर जाते थे। जिन गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे और अपने माँ बाप से आइसक्रीम की जिद करते तो मनीष ऐसे बच्चों को आइसक्रीम मुफ्त में ही दे देता था। आइसक्रीम बनाने के लिए मनीष किसी भी तरह का रसायन इस्तेमाल नहीं करता था, इसीलिए उसके आइसक्रीम्स बड़े स्वादिष्ट और बड़े सेहतमंद होते थे। वो कम लाभ में ही आइसक्रीम बेचता था। उसकी कमाई से ही वो अपनी पत्नी और बेटे का पोषण करता था। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक आइसक्रीम पार्लर खुला। वो आइसक्रीम पार्लर एक मशहूर ब्रांड का था। उन्होंने अपने आइसक्रीम के बारे में और उनके अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स के बारे में खूब प्रचार किया। इसके वजह से उस गांव के लोग उस आइसक्रीम पार्लर के बाहर लाइन लगाने लगे। इस तरह मनीष के रेडी के पास आइसक्रीम खरीदने वाले कम हो गए। स्कूल के बाहर भी कोई उससे आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सब उस नए आइसक्रीम पार्लर के बाहर जाकर लाइन में खड़े होकर खाते थे। ये देखकर मनीष बहुत उदास हुआ। एक दिन मनीष के बेटे चिंटू से मिलने के लिए उसका दोस्त बंटी आया। वो चिंटू से, अरे चिंटू, कल मेरा जन्मदिन है। कल मैं अपने दोस्तों के लिए पार्टी दे रहा हूँ। वो जो नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, मैं पार्टी वही दे रहा हूँ। तुम्हें जरूर आना होगा। तब चिंटू ने मनीष की ओर देखा। तब मनीष ने बंटी से, बिल्कुल बेटा, वो जरूर आएगा। अगले दिन चिंटू उस नए आइसक्रीम पार्लर में गया। चिंटू पार्टी से घर लौटा और मनीष से, पिताजी, वो जो नया आइसक्रीम पार्लर है उसमें आइसक्रीम की कीमत पता है क्या है? एक आदमी के लिए 250 रुपए हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम कितने रंग बिरंगे हैं? पर पिताजी, मैंने एक बात जान लिया है, आइसक्रीम चाहे कोई भी रंग का हो लेकिन उसका बेस क्रीम एक ही है। उन्होंने अलग अलग स्वाद के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाया है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए रंग बिरंगे सिरप, ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, चॉकलेट चिप्स वगैरह छिड़काया है। अगर आप चाहो तो आप उससे भी बड़ी आइसक्रीम बना सकते हो। चिंटू की बातें सुनकर मनीष सोच में पड़ गया। अगले दिन मनीष ने अपने बेटे और अपनी पत्नी को बुलाया। देखो, चिंटू ने जो कल बात कही उससे मुझे एक उपाय सूझा है। हमें भी वक्त के साथ साथ बदलना होगा। इस नए पार्लर की वजह से अपने धंधे पर असर पड़ा है। हम भी नए किस्म के आइसक्रीम बनाते हैं। मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। वो दोनों उसके लिए मान गए। अगले दिन से वे तीनों नए नए किस्म के आइसक्रीम बनाने के लिए प्रयोग करने लगे। बिना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या रसायन इस्तेमाल करते हुए उस सीजन में मिलने वाले फलों और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ नए नए फ्लेवर्स बनाने के लिए वे खजूर और
शहद का इस्तेमाल करने लगे। आइसक्रीम बनाने के लिए आधुनिक उपकरण ना इस्तेमाल करते हुए पुराने तरीके से ही बनाते थे। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद नए नए फ्लेवर्स में बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया आइसक्रीम बनने लगे। मनीष ने अपने नए आइसक्रीम फ्लेवर्स को अपने गाड़ी के सामने डिस्प्ले में रखा। उसके लिए एक बोर्ड लगाया, मनीष होममेड आइसक्रीम। कुछ माँ बाप उसके पास आए। आइसक्रीम कितने का है भैया? केवल 50 रुपए सर। क्या सचमुच? कहकर उससे आइसक्रीम लिया और अपने बच्चों को भी खिलाया। उसे खाकर एक व्यक्ति, अरे मनीष भैया, तुम्हारा आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सर, ये होममेड है। इसे मेरे पत्नी, मेरे बेटे और मैंने मिलकर बनाया है सर। हाँ मनीष, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। कितने सालों से हमारे बच्चे तुम्हारे पास आइसक्रीम खा रहे हैं, पर उन्हें जुकाम तक नहीं हुआ। नए आइसक्रीम पार्लर के शान शौकत को देखकर तुम्हारे पास हमने आइसक्रीम खरीदना बंद कर दिया। हमने सोचा वो जितना कीमती होगा उतना बढ़िया है। जब से हमारे बच्चों ने वहाँ खाना शुरू किया, तब से उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है। यूं कुछ दिनों बाद सबको मनीष के नए आइसक्रीम फ्लेवर्स के बारे में पता चला। सब ने उस नए आइसक्रीम पार्लर में खाना छोड़कर मनीष के पास ही आकर आइसक्रीम खाने लगे। नतीजा ये हुआ कि उस नए आइसक्रीम पार्लर को बंद करना पड़ा। मनीष का बिजनेस खूब चलने लगा, उसे खूब लाभ भी होने लगा। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति शहर से मनीष के पास आया। उसने मनीष का आइसक्रीम खरीदा और खाया। फिर मनीष से, मैं एक मशहूर आइसक्रीम कंपनी का मालिक हूँ। मैं कई दिनों से बहुत कम खर्चे पर बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनाकर गरीब देशों के बच्चों के लिए भेजना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे आइसक्रीम के बारे में सुना तो यहाँ चला आया। मुझे तुम्हारा आइसक्रीम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज ही हम अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। मनीष खुशी खुशी मान गया। तब मनीष ने जो पैसे जमा करके रखे थे और सरकार की मदद से उस गांव में उसने एक आइसक्रीम का फैक्ट्री शुरू किया। समुद्री जहाजों में और हवाई जहाजों में मनीष के आइसक्रीम विदेशों में निर्यात होने लगे। बहुत जल्द मनीष करोड़पति बन गया। उसने एक बेंटली कार खरीदा और उसमें वो गांव में घूमने लगे। उसे जहां कहीं गरीब बच्चे दिखाई देते, अपने कार में बिठा लेता था। उन्हें आइसक्रीम मुफ्त में देता था। जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी देता था। गांव वाले मनीष की तरक्की देखकर बहुत खुश हुए।